तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा 55,000 के चालान की भी है। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान अमित शाह ने शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा की, साथ ही आरती भी उतारी। इस मौके पर गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। शाह ने वहां संतों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नन्ही बेटी को पहली बार देखने संगरूर में उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात का एक वीडियो केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही। दोनों ने भगवंत मान की बेटी को आशीर्वाद दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कुछ युवकों ने अपनी कार से खतरनाक स्टंट किए, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि फिर ट्रैफिक पुलिस ने कार का 55,000 रूपए का भारी भरकम चालान काट दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बीच एक्सप्रेसवे पर खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी की जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि पीछे से आ रही गाड़ियां स्लो हो गयी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के रोड को ब्लॉक कर रील बनाने वालों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि 25 से 30 लग्जरी गाड़ियों के साथ सड़क को बंद कर दिया गया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। फिर जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो उसने मामले में संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी आई। दरअसल वहां एक ही दिन में बाघ के 5 नए शावक नजर आए। ऐसे में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 40 हो गया। वन विभाग के मुताबिक ये शावक बाघिन ST12 और बाघिन ST22 के हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एसी और कूलर में लगने वाली आग से जुड़ी है। गर्मी से राहत के लिए घरों और दफ्तरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। मगर यही एसी घर या फिर दफ्तर में आग लगने की बड़ी वजह भी बन रहा है। नोएडा के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में एसी फटने से पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया और गाजियाबाद में वॉशिंग मशीन में आग लग गई। इसी तरह 27 मई को मुंबई के बोरीवली वेस्ट के एक फ्लैट में आग से पूरा फ्लैट जलकर राख हो गया। 27 मई को ही हरियाणा के हिसार में एक अस्पताल में आग लग गई और आग लगने का कारण एसी में ब्लास्ट था। लिहाजा एसी और कूलर में लगने वाली आग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आग के इन लपटों का सीधा कनेक्शन भले गर्मी से न हो, लेकिन आग की इस घटना के लिए गर्मी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। नोएडा की सोसाइटी में ये आग एसी फटने की वजह से लगी। कहा जा रहा है कि एसी की सर्विसिंग न होने की वजह से एसी फट गया और इसकी चपेट में कई फ्लैट आ गए। आग लगने की ऐसी एक और घटना गाजियाबाद में भी हुई। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी के फ्लैट में बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में अपने आप आग लग गई। आसपास के लोगों ने मशीन को जलते देखा तो फ्लैट में पहुंचकर आग बुझाई। आग की ये लपटें और आसमान में उठता धुएं का गुबार, ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की है। बताया जा रहा है कि यहाँ एसी फटने से भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लैट आग की चपेट में आ गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने अपने फ्लैट से जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। इस वक्त हम लोटस बुलेवार्ड सेक्टर 100 सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह आग लगी एक एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने के बाद। आपको दिखा रहे हैं कि यही वो टावर है, टावर नंबर 28, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो 1008 सीरीज के जो कुछ फ्लैट्स हैं, वहां पर एक फ्लैट में एसी के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से सुबह आग लगी और आग की जो धुआं है वो ऊपर के
और नीचे के फ्लैट्स में काफी उसका इम्पैक्ट रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं पर आग लगी थी और बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है और सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरीके की चोट उनको नहीं लगी है। ज्यादातर लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। यहाँ आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर ग्राउंड में आ गए। आग के इस चपेट में आसपास के कुछ फ्लैट्स भी आ गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। देखिए, सुबह का वक्त था, बहुत सारे लोग दफ्तर भी जाते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं वो निकले थे बाहर, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसी टावर के रेजिडेंट हैं। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपको कैसे पता चला आग के बारे में। मेरा नाम हिमांक है और मेरे को अपने टावर के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला कि काफ़ी एक एसी एक्सप्लोजन की वजह से आग लग गई है। सो हम लोग, मैं अपनी वाइफ को तब छोड़ने ड्रॉप करने ही जा रहा था। सो मेरी मदर और मेरी छोटी बेबी 11 मंथ्स की टावर में ही थे। सो मैंने उनको कॉल करा तो वो काफ़ी हाँफ रहे थे। उन्हें पता चला कि जब आग लग गई है, बिकॉज हर जगह आग की लपटें दिखाई दे रही थी, तो वो लोग सीढ़ियों से फिर नीचे उतरे। वी ऑल्सो केम बैक। एसी फटने से इस फ्लैट में जैसे ही आग लगी, लोगों ने आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। आग की खबर मिलते ही फायरकर्मी मौके पर पहुंच गए और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। और शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। ग्रीष्मकालीन ऋतु में अभी तापमान बाहर का 50 डिग्री है। सारे लोग एसी चला रहे हैं जिनके पास एसीज हैं। देखिए, उसमें जो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ये एसी की सर्विसिंग निरंतर करा ले। 24 घंटे एसी ना चलाएं, उस पर ब्रेक दे के चलाएं, क्योंकि अभी जो हमें लास्ट के कुछ दिनों में हमें 10 से 12 सूचनाएं ऐसी मिली हैं, चाहे वो बिजनेस टावर हो, चाहे वो रेसिडेंशियल टावर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल टावर हो, हमें एसी में ब्लास्ट होने की सूचना या वहां आग लगने की सूचना ज्यादा मिली है। हालांकि सोसाइटी में तैनात महिला गार्ड ने बड़ी सूझबूझ दिखाई, जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिली। फ्लैट में आग लगने की खबर मिलते ही महिला गार्ड ने इसकी सूचना अपने स्टाफ को दी और स्टाफ के लोगों ने सोसाइटी में आग बुझाने के लिए लगे उपकरणों को चालू कर दिया। हमारे साथ जो ये गार्ड हैं, मैम, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने बहुत तेजी से काम किया है, वो भी तारीफ कर रहे थे आपकी। अपना नाम बताइए और कहाँ जा रहे थे आप, कैसे पता चला आग के बारे में बताइए। मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं टावर 28 में काम करती हूँ, लेडीज़ गार्ड। मुझे फायर अलार्म की मदद से पता चला है। मैंने अपने सीनियर को सूचित किया जी, और उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई आग और फिर मैं 10th फ्लोर पर सीढ़ियों के द्वारा गई। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? वहाँ पे आग लगी हुई थी और मेरे सीनियर्स आए, मेरी सिक्योरिटी की टीम आई और उन्होंने आग को कंट्रोल में किया। बता दें कि बुधवार को ही नोएडा से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी एक फ्लैट में एसी फट गया था। एसी फटते ही घर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दरअसल एसी में ब्लास्ट की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में ही बेंगलुरु के एक ज्वेलरी शोरूम में लगे एसी ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए थे। एसी में ब्लास्ट की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में हमें सबसे पहले ब्लास्ट की वजह को समझना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि एसी में ब्लास्ट क्यों और कैसे होता है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एसी में ब्लास्ट की पहली वजह गैस की लीकेज हो सकती है। कूलिंग के लिए एसी रेफ्रिजरेंट पर निर्भर करता है। इसमें लीक होने की वजह से हादसा हो सकता है। अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है तो एक चिंगारी की वजह से एसी में धमाका हो सकता है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट भी धमाके की वजह बन सकता है। एसी का खराब मेंटेनेंस भी हादसे की वजह बन सकता है। अगर आप एसी की रेगुलर सर्विस नहीं कराते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है और कई पार्ट खराब हो जाते हैं। इस गंदगी की वजह से सिस्टम ब्लॉक होता है, जिसके बाद यूनिट ओवरहीट होता है। ओवरहीटिंग की वजह से एसी में ब्लास्ट हो सकता है। आप इस तरह की स्थिति से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर अपने एसी की सर्विस कराते रहना चाहिए। गर्मियों में बिजली के उपकरण लगातार चलाने से ऐसे शॉर्ट सर्किट होते हैं, इसलिए घर, दुकान, ऑफिस या गोदाम में बिजली के लोड की जांच अवश्य करानी चाहिए। इसके अलावा कई बार पंखे, एसी, कूलर या दूसरे बिजली के उपकरणों के लगातार चलने के कारण गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। लिहाजा सावधानी बरतकर ऐसे आग से बचाव किया जा सकता है। खाना बनाने के दौरान किचन से दूर न रहें। बिजली की वायरिंग की जांच अवश्य करवा लें। एसी को सर्विस करवाने के बाद ही चलाएं। बिजली के किसी भी उपकरण को लगातार काफी देर तक न चलाएं। बीड़ी, सिगरेट को बुझाने के बाद ही फेंकें।
अब सवाल है कि अगर आग लग जाए तो क्या करें? अगर आपके घर, दुकान, ऑफिस में आग लग जाए तो सबसे पहले बाहर निकलें। आग को खुद बुझाने का प्रयास न करें। घर में मौजूद सामान को निकालने का प्रयास न करें, इससे जान को खतरा हो सकता है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले दमकल विभाग को सूचना दें। इसके बाद आग बुझाने का प्रयास करें और करीब जाकर आग न बुझाएं। गर्मी में लगातार इस्तेमाल से एसी और कूलर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है, जिससे आग लगने का खतरा होता है। अगर सही समय पर सर्विसिंग का ध्यान न रखा जाए तो शरीर को ठंडक देने वाला एसी जानलेवा भी साबित हो सकता है। लिहाजा एसी और कूलर में लगने वाली आग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल की अर्जी पर शनिवार को होगी सुनवाई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इस पर अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, साथ ही और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 1 जून तो नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में जाखू हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद रही। वहीं दोनों ने मंदिर में कुछ देर भगवान का ध्यान भी लगाया। इसके बाद प्रियंका कुछ लोगों से भी मिली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनएसजी अब वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। गृह मंत्रालय इस पर चुनाव के बाद फैसला ले सकता है। इसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी जा सकती है। सांसद की सिक्योरिटी ड्यूटी से मुक्त होने के बाद सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप को अब वीआईपी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। एनएसजी इस वक्त 9 वीआईपी को सुरक्षा दे रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनएसजी को उसके मूल काम यानी आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों का विशेष दायित्व सौंपा जाएगा, जिसका काम एनएसजी पहले से ही बखूबी कर रही है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी आई। दरअसल मानसून की केरल में एंट्री हो गई। मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी। मानसून 2 दिन पहले ही केरल पहुंचा है और अब ये पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, तो उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं सैलानियों ने भी इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने कैंची धाम में हनुमान जी के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटे भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने वहां बाबा नीम करौली के तपस्या स्थल पर भी नमन किया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद आज कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन ध्यान लगाएंगे। ये वही स्थान है जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी यात्रा से पहले इस स्थान से उनकी 33 साल पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और लोगों में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस मौन व्रत पर विपक्ष गर्म हो गया है और बीजेपी ने इसे विपक्षी दलों की हार का डर बताया है। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने कन्याकुमारी पहुंचे। वहीं उन्होंने सबसे पहले देवी अम्मन मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की और आरती कर मां अम्मन का आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पटका उड़ाकर फल और देवी की प्रतिमा भेंट की। लेकिन चुनाव के आखिरी चरण में मुद्दा ध्यान का हो गया है, क्योंकि प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस मौन व्रत पर विपक्ष गर्म हो गया है। सुना है कि
जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। उन्होंने आज घोषणा की है कि वो विवेकानंद स्मारक जाएंगे, 2 दिन में वहां मेडिटेशन में रहेंगे। वही स्मारक से 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी जगह से। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूंगा, गांधीनगर में रहूंगा कि अहमदाबाद में रहूंगा, कहाँ रहूंगा। कांग्रेस ने तो एक दिन पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत भी कर डाली है कि प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना प्रचार का हथकंडा है। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को हार का डर सता रहा है। ये लोग बोलते रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से काम करते हैं और देश को श्रेष्ठ और देश को आगे बढ़ाने वाली बात करते हैं। मोदी जी का पॉकेट तो आज तक लोगों ने दिखा नहीं पाया, परिवार दिखा नहीं पाया, तो बोलेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत अपनी इच्छा के हिसाब से जा रहे हैं, तो इसको कौन रोक सकता है? क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको। वहीं कन्याकुमारी रवाना होने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के होशियारपुर तो उड़ीसा, झारखंड से लेकर पंजाब तक राहुल गांधी, कुल्लू से लुधियाना तक मुख्यमंत्री योगी, तो कोलकाता में ममता बनर्जी और हिमाचल में प्रियंका गांधी, तो पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी के तीखे तेवर दिखाई दिए और विपक्ष के लिए चुनौती भरी जुबान सुनाई दी। 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। हालांकि जिन 57 सीटों पर विपक्ष को चुनाव प्रभावित होने का शक है, उनमें से 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें अकेले जीत ली थीं, जबकि एनडीए ने 30 सीटें जीती थीं। अब देखना होगा कि 1 जून को जब वोटिंग होगी तो मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों को छोड़कर लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 617 अंक लुढ़ककर 73,886 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 216 अंक गिरकर 22,489 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में कमी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 350 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 72,850 रुपए हो गई। वहीं रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। चांदी 1100 रुपए सस्ती हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 96,000 रुपए हो गई।
टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो की पहली सीएनजी बाइक बजाज फाइटर नाम से आ सकती है और ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने बजाज फाइटर नाम ट्रेडमार्क कराया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 जून को लॉन्च होने जा रही बजाज की पहली सीएनजी बाइक का नाम बजाज फाइटर हो सकता है। कार को स्विमिंग पूल बनाकर सड़क पर चलाना केरल के ब्लॉगर संजू टेची को महंगा पड़ गया। सड़क परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उन पर कार्रवाई की। जिस गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। साथ ही गाड़ी चलाते दिख रहे शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल संजू टेची ने 15 मई को एक एसयूवी में सीटों को हटाकर तिरपाल बिछाया और उसमें पानी भरकर स्विमिंग पूल बनाया और दोस्तों के साथ उसी पानी में बैठकर मस्ती की और जब पानी की वजह से गाड़ी में तकनीकी खराबी आई तो पानी सड़क पर छोड़ दिया। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। देश में भीषण गर्मी है। आप और हम बंद कमरों में एसी और कूलर की ठंडी हवाएं ले रहे हैं, लेकिन सरहद पर हमारे जवान 55 और 56 डिग्री सेल्सियस पर जाबाजी से डटे हुए हैं। हमारी नारी शक्ति भी किसी से कम नहीं है। वो भी मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, क्योंकि बात देश सेवा की, उससे बढ़कर कुछ नहीं। कटीले तार, सूखी घास, दूर दूर तक किसी का बसेरा नहीं। सूरज देवता का ताप ऐसा कि खुद भी नजर नहीं आ रहे। धूप ऐसी कि अपनी ही परछाई छोटी लग रही है। देश में जब पारा 50 डिग्री के पार जा रहा है तब बीएसएफ की ये मातृ शक्ति सीमा की निगहबानी में जुटी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान के बीच पड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की इन महिला जवानों को आसमान से बरसती आग की परवाह नहीं, बस टारगेट पर चौकस नजर है। देश की हिफाजत हर हाल में करनी है। यही हौसला, यही जुनून इस झुलसाती गर्मी में भी इन्हें ताकत देता है, हर मौसम को झेल जाने की ताकत। चाहे गर्मी हो या धूप हो या छांव हो, आंधी हो या तूफान हो या फिर पड़ती कड़ाके की ठंड हो, हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बेसिक्स ट्रेनिंग में सिखाया गया है। हर तरीके के, हर मौसम से, हर चुनौती से लड़ना सिखाया गया है। हमें हर तरीके के सिखलाई दी गई है ताकि हम हर तरीके से चुनौतियों से सामना कर सके। सबसे पहले हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है। हमारा परम कर्तव्य हमारे देश की सुरक्षा करना है। चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। महिला जवानों के हौसलों को बरकरार रखने के लिए बीएसएफ भी हर संभव सुविधाएं इन्हें मुहैया कराती है। खान पान से लेकर आराम तक के हर साधन जुटाती है। मौसम के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करती है ताकि देश की हिफाजत के लिए ये सीमा पर शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती से डटी रहे। जब यहाँ पे मौसम खराब होता है तो हमें उससे भी लड़ना सिखाया गया है। जैसे कि एसिड्स, जैसे स्नेक्स आते हैं, स्नेक्स बाइट्स के वो एसिड दिए गए हैं, हम उसका छिड़काव करते हैं। तो सर्दियों में जैसे हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें फैसिलिटी दी गई है, रूम हीटर वगैरह, और हर चीज के लिए मतलब बचाव के लिए बता रखा है। गर्मियों में हमें, जैसे हम बीओपीज वगैरह पे ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे हमें नींबू पानी और शरबत सब हमें हर तरीके का प्रोवाइड करवाया गया है। गर्मियों में कूलर की फैसिलिटी दे रखी है, हमें सब कुछ दे रखा है कि ताकि हमें ड्यूटी में कोई भी तकलीफ ना हो। बीएसएफ की इन कोशिशों का भी असर है कि हाहाकार मचाती इस गर्मी में जब हम अपने घरों में कैद हो जाना चाहते हैं तब हाथ में हथियार थामे सेना की वर्दी पहने ये वीरांगनाएं देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर चहलकदमी करती हैं ताकि बॉर्डर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकें। इनकी देशभक्ति, इनके हौसलों को सलाम है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा की। आजकल जॉब वाले हो या फिर कोई अपना काम कर रहा हो, ज्यादातर लोग इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही निर्भर रखते हैं। लेकिन पॉलिसी लेने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में अब इंश्योरेंस मामलों पर नजर रखने वाली संस्था IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर पहले के 55 सर्कुलर को निरस्त कर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है।
इस मास्टर सर्कुलर में हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर लाया गया है। मास्टर सर्कुलर में कहा गया है कि बीमा कंपनी को अनुरोध के 1 घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की अनुमति देने पर फैसला करना होगा। मास्टर सर्कुलर के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर ही पूरा पेमेंट क्लियर करना होगा। अगर पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज करने में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है और हॉस्पिटल कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसके लिए लेता है तो ये चार्ज इंश्योरेंस कंपनी देगी, ना कि पॉलिसी होल्डर। नए दिशा निर्देशों के तहत अगर किसी स्वास्थ्य बीमा धारक की मौत अस्पताल में हो जाती है तो इस स्थिति में बीमा कंपनी को क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी होगी। और यही नहीं, मृतक के पार्थिव शरीर को भी अस्पताल से भी जल्दी निकालना होगा ताकि पीड़ित परिवार को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे नए सर्कुलर के मुताबिक सभी काम इस साल 31 जुलाई तक पूरे कर लें। मास्टर सर्कुलर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्री लुक कैंसिलेशन पीरियड 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर आए मास्टर सर्कुलर पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की है। अब बहुत दिक्कतें होती थी, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस में। कई बार प्रॉब्लम आती थी, कैशलेस में प्रॉब्लम आती थी। वो कहते थे ये वाली स्कीम कैशलेस में नहीं है, तो वो दिक्कत आती है। बीमारी कवर नहीं हो रही है, ये बीमारी कवर नहीं हो रही है, टाइम पीरियड कम है, मतलब वेटिंग पीरियड है, ये दिक्कत आती है। मतलब वो स्थिति कैसी होती है कि आप अस्पताल में खड़े हैं, आपका पेशेंट डिस्चार्ज होने को है, डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, लेकिन उधर से क्लेम का पैसा नहीं आ रहा है। उस टाइम तो प्रॉब्लम ही होती है सर। क्या प्रोसेस भी बहुत बड़ा हो जाता है उनका। कम से कम कहते हैं कि होता है, बड़ा दिखाते हैं वो जो भी हो, कहते हैं कि 24 घंटे के बाद आपका अप्रूवल डाल रहा हूँ, वो हो जाएगा तो फिर बता दूंगा आपको कि कितना कितना है, कितना बन रहा है आपके उस पे। तो बहुत सारी चीजें अप्रूवल लेट आता है उनका। मतलब 1-2 दिन तो ले लेते हैं। मतलब नॉर्मल भी आप जाएंगे तो बोलेंगे कि आप परसों आ जाओ, फिर हो जाएगा आपका काम। प्रॉब्लम ही है। अब ये कहा गया है कि 1 घंटे के भीतर आपको देना है, और अगर अस्पताल ने आपको भेजा है कि ये बिल है तो वो आपको मैक्सिमम 3 घंटे में कवर अप कर देना है। यूजुअली तो हो ही जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और अगर आपको कैशलेस पॉलिसी ऑलरेडी है आपके पास, तो हॉस्पिटल वाले अभी तो यूजुअली कर देते हैं। मतलब ऐसा आपको चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज जब भी आप क्लेम फाइल करते हो या हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उस केस के अंदर जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है उसका पार्टीशन के अंदर जो है अप्रूवल आता रहता है। अब फाइनल अप्रूवल के अंदर आपका जो टोटल अमाउंट होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं कि आपको एक बार या 1 दिन या उससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है कभी कभी। बट ऐसा अब नहीं है, पहले बहुत होता था। बट अभी तो क्या है कि जैसे आपका सेटलमेंट है मिनिमम 24 आवर्स से ज्यादा आपको है तो क्लेम सेटलमेंट इजीली मिल जाता है। लेकिन ये बात हम लोग कर रहे हैं दिल्ली NCR में। कुछ आप दूसरे छोटे शहरों में जाइए जहाँ पर शायद कई बार होता है कि अस्पताल बोलते हैं कि हम तो लिस्टेड ही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो छोटे शहरों में है। क्या उनको एक राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, अगर ऐसी कोई स्कीम है तो। हाँ, तो दिक्कत होती ही होगी, ठीक है बेसिकली। और जब ये IRDA ने कर दिया है आपने ये काम, तो बहुत अच्छा किया है, लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे। सबसे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा कैशलेस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि छोटे स्टेट्स के अंदर हर हॉस्पिटल कैशलेस नहीं होता, बट अगर कैशलेस है तो उनको ट्रीटमेंट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है छोटे शहरों में। आम लोग यही बोल रहे हैं कि अच्छी स्कीम है। कई बार अस्पताल बहुत सारे नखड़े करता है, कई बार बोलता है कि हमने भेज दिया है अप्रूवल, अब 24 घंटे 36 घंटे में आएगा तो आपको बता देंगे। लेकिन अब इन सारी परेशानियों से एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को, एक आम आदमी को राहत मिलेगी, क्योंकि अब IRDA का आदेश है कि 1 घंटे के भीतर आप कैशलेस का सेटलमेंट कर दीजिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।